नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में 2024 की लड़ाई जाति पर आई। अगर मौजूदा सियासत को क्रिकेट की भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो आप देखेंगे कि विपक्ष अभी टीम को चुनने में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी और एनडीए बैट लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी साफ साफ झलक कल पीएम मोदी के संसद में भाषण के दौरान देखी जा सकती है। एनडीए को 400 की पार का आशीर्वाद और कांग्रेस को 40 सीटों की चुनौती से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और पीएम मोदी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मोदी सरकार 3.0 यानी कि मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, ये दावा, और इसका दावा भी ठोक दिया गया है। यूपी में जयंत चौधरी तो वही चंद्रबाबू नायडू जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर यूं कह लें कि 2024 के महामुकाबले से पहले एनडीए की ताकत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ टीम विपक्ष में एक के बाद एक घटक दल जो गठबंधन से अलग हो रहे हैं। बुरी खबरों का दौर जारी है। शरद पवार के हाथ से पार्टी का निशान छिना है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए तलब किया गया है। हेमंत सोरेन पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं और आज इन तमाम मुद्दों पर मंथन में हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ मोदी की चुनावी शंखनाद है तो दूसरी तरफ विपक्ष क्यों लाचार है, और इसी पर आज होगी चर्चा। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। देश को मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। देश को तोड़ने वाली सोच पर प्रहार। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री की जुबानी कांग्रेस की कहानी। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, एचएएल, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। कल संसद में पीएम मोदी ने चुन चुन कर प्रहार भी किया, 10 साल का पूरा लेखा जोखा भी दिया और भविष्य का खाका भी खींच दिया। वही विपक्ष मोदी के भाषण पर तिलमिला उठा। जवाब नहीं दे पाए वो इस बात का कि आरक्षण कांग्रेस की सरकार लाई थी, और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से नहीं, पर राजनीतिक रूप से मोदी सरकार का ये डाइंग डिक्लेरेशन था। जहां पिछले 10 साल की उपलब्धियां नहीं बता पाए, अगले 5 साल की बात करते रहे। हाँ, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर दूध हो, पानी हो,
चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच सामने लेकर आइए। ये देश 10 साल में नहीं बना है, बहुत बड़ी परंपरा है। आप चाहे पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सबको कितने भी गालियाँ दे, लेकिन ये देश बनाने में सभी का उतना ही योगदान है। अटल जी का है योगदान, वीपी सिंह का योगदान है, सभी का योगदान है। इंदिरा गांधी का तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। तो आज इसी पर होगा मंथन। चुनावी घड़ी आई है, सियासी जोश हाई है। ओबीसी के मुद्दे पर राहुल ने पीएम से सवाल किया। राहुल गांधी ने पीएम की जाति पर सवाल उठाए हैं। तो इतिहास से लेकर भविष्य की कहानी मोदी की जुबानी आपने सुनी और राहुल गांधी का बयान भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 2024 की लड़ाई किस किस एजेंडे के साथ लड़ी जाएगी और राजनीतिक पार्टियां किस किस एजेंडे को सामने लाएंगी, क्योंकि जातीय एक आधार है जो एजेंडे के तौर पर सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं मंथन में। आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम नारायण, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आजम खान है, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह राजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रभात त्रिपाठी एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं। जिस तरीके से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, बखूबी सुना सभी ने, और उन्होंने इतिहास से लेकर भविष्य तक की जो गाथा है उसे बता डाली और 3.0 यानी कि एक बार फिर से जीत का दावा, और उन्हीं सारी बातों को लेकर जो राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया है। भाई, जातीय के आधार पर आप लोग क्या एजेंडा लेकर सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी बताइए। प्रेम नारायण जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि जातीय राजनीति के एजेंडे पर आप लोग काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो शायद थोड़ा सा ये है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। कैसे अपडेट कर दीजिएगा सर? नहीं, अब मैं जब बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, मैंने आपके क्वेश्चन को सुन लिया है। ठीक है। सबसे पहले इस देश में जातिवाद को जो पटल पर कोई लाया तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। आप उनके पुराने भाषणों में जाकर के देखिए तो छाती ठोक कर बताते थे, मैं ओबीसी का लड़का हूँ, मैं ओबीसी वाला हूँ, मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, मैंने इस पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया, एक दलित के बेटे को ये कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि जाति की जो राजनीति है ना, जहां से सवाल आपको करना चाहिए वहां नहीं पहुंचे। खैर, आपको राहुल गांधी जी की बात सभी को इसलिए समझ में आती है क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं, ठीक है, आपने कहा मैं अपडेटेड नहीं हूँ। प्रेम नारायण जी, लेट मी कंप्लीट। देखा जाए, आपने कहा शायद अपडेट नहीं है। राहुल गांधी के बयान को लेकर ही मैंने सबसे पहले आपसे सवाल किया है कि भाई, राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी को लेकर, उन्होंने कहा ओबीसी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं, आप इसी को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप अपडेटेड नहीं है, क्योंकि राहुल जी ने आज कहा, तो आपने मुझसे जो सवाल किया उसमें कहा कि ये जाति की क्या कहानी है और जाति की राजनीति की जो बात आप कर रहे हैं, तो वो मैंने कहा कि जाति की राजनीति की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी ने जातिगत गणना, इस देश की जो जातिगत गणना की बात
प्रारंभ की है, इस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए जो उन्होंने गणना की बात की है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल को रखा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जो बताते हैं ना कि ओबीसी है, कैसे ओबीसी है भाई आप तो अगर कांग्रेस OBC है, तो कौन आप सा OBC पीछे? की बात को ओबीसी क्यों नहीं तेली का रखते? खेल तो कांग्रेस भी खेल रही है प्रेम नारायण जी। किसका क्या? ओबीसी और तेली का खेल तो कांग्रेस भी खेल रही है, अगर राहुल गांधी के बयान को लेकर बातचीत की जाए। अरे तो मैंने क्या कहा, शुरुआत किसी ने भी, आपने कहा शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। खेल कहते हैं, राहुल गांधी के बयान को खेल कहते हैं, क्या उस समय खेल नहीं था जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं? क्या आपने उस समय ये सवाल उठाया? नहीं उठाया। आज आप कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जाति का खेल खेल रहे हैं? क्या ये जाति का खेल नहीं है? इन्होंने जो चौराहों पर बताया, हमने दलित को कैसे राष्ट्रपति- कैसे बताइएगा जरा, कैसे? क्यों नहीं? राष्ट्रपति जब महामहिम हमारे रामनाथ कोविंद जी ने, आप उनके पुराने रिकॉर्ड को देख लीजिए, मुर्मू जी को देख करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया उसके बयान को देख लीजिए, उसके पूर्व में खुद प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को देखिए, मैं पिछड़ी जाति का, मैं ओबीसी का लड़का हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ। क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कभी? हमेशा कहा उन्होंने है। तो ये भी कह दिया ना कि अब सिर्फ दो ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। OBC कहते हैं लेकिन आप जन्मजात ओबीसी नहीं हो। अब सवाल राहुल जी ने ओबीसी का सवाल किया, उसके साथ साथ राहुल जी ने और भी सवाल किए। राहुल जी का सवाल है कि आप जो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते थे, वो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हुई, आप तो लौट कर 10 साल में 12 करोड़ नौकरियां खा गए। उसके ऊपर कोई डिबेट क्यों नहीं होती है? उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा यहाँ भी होनी चाहिए कि आज 30 लाख पद जो सरकारी महकमों में खाली पड़े हैं, उन रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? राहुल गांधी जी ये भी सवाल पूछ रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जी बेरोजगारी पर राजनीति कर रहे हैं? भाई प्रधानमंत्री जो लोग हैं, जो सरकारी नरेंद्र नौकरियों में मोदी को आवेदन किया, लेकर वो अगर भर्ती कोई कैसे सवाल उठाया गया तो हम तो उस पर चर्चा करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। इस बात से आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहला जो सवाल की शुरुआत भी की थी कि भाई क्या जाति, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, जातीय को लेकर तो वहीं से शुरुआत हो गई। तो भाई कांग्रेस अपने आप को कहां पीछे आंक रही है? वो भी तो इसी तरीके से, इसी आधार पर, इसी एजेंडे के साथ आगे चल रही है। ठीक है देवेंद्र, हमेशा जन जन के मुद्दे पे, मैंने वही कहा ना, आपने टोक दिया, केवल एक जाति के मुद्दे पे नहीं बात की राहुल जी ने कभी। राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि सभी की गणना होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, उनकी गणना हो, उसके हिसाब से चलिए ठीक है प्रेम नारायण जी, आपको राहुल गांधी का एक बयान हम फिर से सुनाते हैं, रिपीट सुना दीजिएगा जरा, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं मंथन में। ठीक है, आप कुछ सेकंड का इंतजार करिए, एक बार राहुल गांधी का बयान आप सुन लीजिए। प्रेम नारायण जी, ये कह देना कि आप अपडेटेड नहीं हैं, ये बहुत आसान होता है कह देना। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको दोबारा से वो बयान सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, और भी बातें कही। ठीक है, बहुत सारी बातें अपने अपने दिमाग के हिसाब से इंसान सोचता है, समझता है और लेता है, उन्हीं बातों के आधार पर बात करता है, चर्चा करता है। देवेंद्र प्रमुख जी का रुख कर लेते हैं एक बार, और वो बयान भी सुनाते हैं आपको, थोड़ा सा इंतजार। देवेंद्र प्रमुख जी, बयान सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जन। तो सुना, ओबीसी में प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुए थे, बीजेपी ने उन्हें बनाया, वो तेली पैदा हुए थे। इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी की। इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जाति या राजनीति के एजेंडे पर अब कांग्रेस अपने आप की अपनी रणनीति बना रही है, इसलिए ये सवाल पूछा था। देवेंद्र प्रमुख जी का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी और जोड़िए,
प्रेम नारायण जी। राहुल जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, सोनी लेकिन जी, एक आपको आवाज मिल रही आप है सर्च क्या? करिए। ठीक है, मैं सच पर बात कर रही हूँ। ये बयान सुनने मैं के सच की बाद बात भी नहीं अगर कर रहा प्रेम हूं। नारायण जी आपको ये लगता है कि भारतीय मैं जनता पार्टी के झूठ एक नेता है, झूठ के हाल ही साथ का बयान डिबेट है, करने उस पे बैठी चर्चा हूँ, करिए। मंथन करने बैठी हूँ, तो ये ये आपकी आपका गलतफहमी ही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपका चैनल मुझे बड़ा है। मुझे लगता है अपडेट होने की जरूरत है, कांग्रेस को भी अपडेट होने की जरूरत है। ठीक है, आपने सवाल उठाया था ना। ईश्वरप्पा कह रहे हैं मुसलमानों की मस्जिदें खाली कर दो, कितने मारे जाएंगे हम नहीं जानते। ये बात पहली बात तो कांग्रेस को एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है प्रेम नारायण जी। मुझे लगता है उस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप लोग अपने एजेंडे पर खुद कायम नहीं रहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया आपके ले लेते हैं। प्रधानमंत्री का बयान, जो सदन के पटल में उन्होंने जो बातें रखी, इतिहास से लेकर भविष्यवाणी तक की, जीत का पूरा दावा 3.0 जीत का दावा करते हुए नजर आया। और राहुल गांधी का यह बयान, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? सोनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, देखिए, आपका आज डिबेट भी 20 मिनट लेट हुआ है। उसके बाद आप एक प्रवक्ता से काफी समय जो है चलिए, बेवजह से माफी समय चाहेंगे खराब हुआ। सर, कई बार इस होना तरीके की चाहिए। टिप्पणियां हो जाती हैं। होगी, हम करेंगे ठीक तो है, बेवजह होगी। ठीक ये है, तो बेचारे लड़ने के लिए बैठे हैं, इनका फेस बता रहा है। इनसे ठीक है, बात ठीक है। करने से व्यक्तिगत नहीं, आप डिबेट मत लड़ाई लड़ने लीजिए। के लिए मतलब आए। आप नफरत अपनी गलत अपनी रहिए, पार्टी तो का सवाल न प्रतिनिधित्व करें। कर रहे हैं आप बेचारे लोग, हो गए। उस लिहाज से बातचीत कीजिए। जी, हमने तो आपको बेचारे उस समय ठीक है, नहीं कहा जब देवेंद्र हम दो प्रमुख जी। सीटों पर थे सदन में सर। हमने तो मैं बेचारे नहीं कहा, क्योंकि हम मैं बराबर तो अभी सम्मान कह रहा देते हूं, हैं। अगर आपकी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो और बोल लीजिए। नहीं, नहीं नहीं, आप इतना समय नहीं है सर, देवेंद्र जी, इतना समय नहीं है। देवेंद्र जी, अब आप सुन लेंगे 2 मिनट। जी देवेंद्र जी, नहीं नहीं, तो आप शब्दों को थोड़ा संशोधित करके बोलिए, बेवजह क्या होता है, हम बराबर ठीक है। सुनेंगे प्रेम आपको। नारायण जी, प्रेम नारायण जी, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद फिर आते हैं। प्रेम नारायण जी, जी, एक गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा नहीं, ठीक रहेगा। पानी पी लेंगे, लेकिन पानी पिए न पिए, मैंने लेकिन आप ठीक शब्दों है। को थोड़ा सा मैं- देवेंद्र ध्यान जी, दीजिए। मैंने भी पिया है, थोड़ा शांत हो जाता है जी। इससे मामला। सर्दी है, थोड़ा बीपी ज्यादा देवेंद्र हो जी, जाता ठीक है, ठीक है। वैसे भी आपने मैं कहा ये कि कहना लेट हो चाहता चुकी हूं। है डिबेट, आगे बढ़िए। मैं सोनी जी ये कहना चाहता हूं जी। कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का बयान है, हम्म, उस पर ज्यादा फोकस करते हम इसलिए नहीं है कि काफी दिन से बयान जो हैं वो आते जाते उनके रहे हैं। हम्म, और रही ओबीसी की या SC/ST की या सवर्ण की, इस पर बात करने का ज्यादा गंभीरता का विषय है नहीं। क्योंकि आज के समय में जो है, हमारा एक ही नारा है कि हम देश को जो है विकास की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई जनगणना की बात होती है तो आर्थिक रूप से हो जाए, वो उसमें ब्राह्मण हो सकता है, उसमें SC/ST हो सकता है, उसमें ओबीसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा हमेशा इस पर एग्री रही है और आगे भी ये बात रहेगी। अगर किसी की जाति धर्म की बात आने लगे तो पहले तो 3 उंगली अपनी तरफ उठती है। देखिए, मैं तथ्य के ठीक साथ बात। बोलता हूँ, हमेशा तथ्य के साथ बोल देता हूँ। अगर कोई राहुल जी से उसकी जाति पूछ ले तो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा इस डिबेट में। मेरे ठीक जैसे बात। प्रवक्ता के पीछे नूपुर की तरह लग जाएंगे सारे लोग कि राहुल गांधी जी कौन सी जाति के, कौन से धर्म में पैदा हुए थे, कौन से मंदिर में कलावा बंधवाते हैं, कब जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर। अब वो हास्यप्रद बात तो है उनकी, भूल जाते हैं वो कि आपका क्या कल्चर है, क्या जाति है, कहां से आप आए हैं। अगर इस पर मैं डिबेट उठाऊंगा तो हमारे साथी सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम संसाधनों की बात कर रहे हैं। आप 2 लाख की जगह 10 लाख मांगिए, करोड़ों की बात कर रहे हैं। कभी आप राम जी के पीछे लग जाते हैं, कभी आप जाति के पीछे लग जाते हैं, कभी आप धर्म के पीछे लग जाते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि GDP पर बात करिए, विकास दर पर बात करिए, भारत कौन से नंबर की इकोनॉमी है बात करिए, हम जवाब देंगे। 70 वर्षों में जो नहीं हुआ, 9 वर्षों में क्या क्या हुआ, उसका हम जवाब देंगे। युवा रोजगार मांगता, उसमें हमने क्या किया, तुमने क्या क्या था, उसका हम जवाब देंगे। महंगाई पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है कि आप 2004 से लेकर आज तक कंपेयर कर लीजिए कि महंगाई को कहां थाम के बंद कर, कहां का कहां रख रखा। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथी बुद्धिजीवी लोग बैठे, वो उस पर हम जवाब देंगे। आप तत्पर बात करें। राहुल जी पता नहीं इस समय उन्हें जरूरत है शांति की, आराम से मंथन करने की, पार्टी को संभालने की, और किसी धर्म और जाति पर बात न करें। हमेशा अल्पसंख्यक की बात करते आए हैं, बहुसंख्यक का विरोध करते आए हैं, और उसका परिणाम यह हो गया कि 40 पे है, अब की बार 4 पे आ जाएंगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको। अगर ऐसे ही बोलते रहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए किसने क्या बोला। 400 और 40 को लेकर हिम्मत के साथ भी आगे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी। आजम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आजम खान जी, राहुल गांधी के बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? नहीं, राहुल गांधी
देश की गरीब जनता की बात कर रहे हैं, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कहते हैं जो पीडीए है उसे न्याय मिलना चाहिए। उस पीडीए की संख्या 90% है। क्या देश के संसाधनों में उस पीडीए को 90% का भागीदारी मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो 90% लोगों को 10% संसाधन मिलते हैं और 10% लोगों को 90% संसाधन मिलते हैं। जो ये सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे इंडिया अलायंस का नारा है। और इसमें बुरी बात क्या है आप बताइए? कैसे मिलेगी जब इंडिया अलायंस में भी एकजुटता नहीं है, बिखराव की स्थितियां नजर आ रही हैं, तो कैसे संभव होगा? वो जा रहा है, लेकिन जो इंडिया अलायंस मूल रूप से है अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है और साथ रहेगी। और जो हम लोग कैसे साथ, ये साथ मुझे समझ नहीं आ रहा है जी, क्या बताएं? ये साथ मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप समझा दीजिए कैसे। कहीं कोई विवाद नहीं है हमारे और कांग्रेस के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। मंजिल एक है, रास्ते अलग हैं, सीटों को लेकर सहमति बन नहीं पा रही है, तो ये रास्ता कैसे आसान होगा भाई? कमेटी जो 5 सदस्यीय कमेटी हमारी है और उनकी है, आपस की बातचीत चल रही है। और चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जाहिर सी बात है जब हम लोग उम्मीदवार घोषित करेंगे तो अपनी अपनी सीटों पे उम्मीदवार घोषित करेंगे जो हम लोग आपस में तय कर लेंगे। लेकिन सवाल जो है सबसे बड़ा है, जो ये कहते हैं कि हमने देश का विकास किया है। आखिर आप बताएं, देश का विकास किया है तो 1500 रथ इनको विकास को अपने बताने के लिए 1500 रथ चलाने पड़े, वो भी सरकारी आईएएस और आईपीएस सरकारी कर्मचारियों को लगाना पड़ा। देश का विकास बताने के लिए क्या रथ चलाना पड़ेगा? देश का विकास तो जनता खुद बोलेगी ना विकास हो गया। क्या इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? एमएसपी पे क्या किसानों की खरीद हो रही है? नौजवानों को जो 2 करोड़, चलिए फिलहाल ये समाजवादी पार्टी को ठीक है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको जमीनी मुद्दों से ये ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र जी राजू का रुख करते हैं। जी देवेंद्र जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ एक ही बात पर ये जो बात कर रहे थे कि किसानों को लेकर आय को बात कर, ये शायद पूरा इस पर एक बार जो थोड़ा सा पढ़ के आए। एमएसपी जो है 36 वस्तुओं से ज्यादा पर तो सरकार ने पहले ही लागू किया, उससे भी ज्यादा ध्यान हम आज की तारीख में धान की फसल हो, रबी की फसल, चुनाव से ठीक पहले मुझे एक चीज ये भी समझ में नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा किसानों की हितैषी भी बन गई है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ स्थितियां रही हैं वो भी सब जग जाहिर है। नहीं, समाजवादी पार्टी खेत और खलिहान से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाना जो कारपोरेट नोएडा के किसानों को, जो नोएडा समाजवादी पार्टी का जो नेता है माननीय मुलायम सिंह, उनके नेताओं ने खेत और खलिहान से निकले हुए नेता हैं, उन पे आरोप जो नोट इकट्ठा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है आजम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ये सभी जानते हैं और सभी लोग सम्मान भी करते रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार रुख कर लेते हैं, इसके बाद प्रभात जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, प्रतिक्रिया राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर, इस बयान को लेकर कैसे देखते हैं? भारत की जनता ये समझ रही है कि ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वापस लौटते हैं आजम खान जी, वापस लौटते हैं, आपका रुख करेंगे। राघवेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार भी इंतजार कर रहे हैं। जी राघवेंद्र जी, कैसे देखते हैं? आवाज आ रही है सोनी? जी जी सुन पा रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया कि वो ओबीसी में नहीं पैदा हुए थे, फिर ओबीसी बीजेपी में आने के बाद वो तेली थे, इस तरीके का जो वक्तव्य सामने आया है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए सोनी जी, आप जो देख रही है कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इसमें ये तो निश्चित तौर पर है कि नीतीश जी स्वयं जातिगत जनगणना लेकर के आई। अगर जातिगत जनगणना का चुनाव के समय में उन्होंने जिस तरीके से लोगों को पटल पर रखा
और आपने देखा जिस तरीके से जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता चाहती है आज के समय में रोजगार, जो बेरोजगारी है, जनता चाहती है अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो, जनता चाहती है कम से कम कुछ अच्छे कार्य हो। और आज भी जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, आपने ये देखा हो प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये भी बोला कि जो परिवारवाद की राजनीति पार्टियां कर रही है, और ये राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद की पार्टियां राजनीति कर रही है, ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं राजनाथ जी या अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा राजनीति में ठीक है परिवार का कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन परिवार ही हर चीज का निर्णय ले, और परिवार की ही पार्टियां अगर चलेंगी तो ये निश्चित तौर पर है। उन्होंने एक राजनीति में बहुत पारदर्शिता की बात की है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज केवल हम ओबीसी की बात करें तो अपर कास्ट कहां जाएगा? क्या ये बड़ा तबका नहीं है? आप हर काल में जाएंगे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण में शूद्र क्षत्रिय, तो इतनी जातियां और जातियां कहां से आ गई? और जातियों में भी बहुत बड़ा अपभ्रंश है। कोई भी इतिहास की किताब उठा के पढ़ लो, जातियां है उन्हीं में, उपजातियां उन्हीं में वो है। मायावती जी का पिछले दिनों बयान आया था अपर कास्ट को लेकर के, आपने देखा कोई नहीं बोला, क्योंकि वोटतंत्र की ये राजनीति है, और वोटतंत्र की राजनीति में थोकतंत्र और जो भी चल रहा है, अरे बात विकास की होनी चाहिए, बात सदन में इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ईश्वर ने मुझे महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए भेजा है, और आप देख लीजिएगा इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सोनी जी हो सकता है आपको भी टिकट मिल जाए, तो मेरे लिए तो मैं तो सोच सुन रहा था सदन में चर्चा में, तो अच्छी बात है अगर महिलाओं को 33% उनका हक मिल रहा है। कल जो पढ़ो बड़े बेटियां बड़ो बेटियां तो मिलना चाहिए। आपस में ये चर्चा कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं करती कि जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पूरा कहते 50% हक मिलना चाहिए। मैं तो आपके आज चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि महिलाओं को 50% हक मिलना चाहिए। तमाम नारे आते थे युवाओं के हक और अधिकारों की लड़ाई लगेगी, लेकिन युवा सिर्फ नारे देते रह गए, युवा पोस्टर चिपकाते रह गए। और आपने देखा मेरे समय में लोग छात्र राजनीति से यहाँ तक आते थे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से लेकर के जितने भी लोग हैं राजनीति में आए, आज शासन के चुनाव नहीं होते। तमाम ऐसी विसंगतियां, तमाम चीजों पर जो ध्यान आकर्षण होना चाहिए था, उन सब चीजों को रोकने का काम जो हुआ है उस पर कोई नहीं बोलता। महंगाई आज मान लीजिए बहुत से लोग कह रहे हमने, तो महंगाई पर कोई आप देखते हैं कहीं कोई प्रदर्शन नहीं दिखेगा आपको। सब सोशल मीडिया मंच और व्हाट्सएप फेसबुक इस पर तो डाल देंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उस महंगाई में आप करते रहे हैं सदन में नेता। बिल्कुल, मुद्दे बेसिक मुद्दे बहुत हैं राजनीतिक पार्टियों के पास, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति में उलझ कर रह गए हैं ये बेसिक मुद्दे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ 400 पार का दावा, एक तरफ 40 जीतने की क्या कुछ तैयारी, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, और राहुल गांधी का ये बयान, और साथ ही सदन के पटल पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य सामने आए कि देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। देखिए सोनी जी, आपने जब डिबेट की शुरुआत की थी कि टीम 11 का गठन नहीं हो पा रहा है जी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं जी। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। जो सत्ता में है वो सत्ता में हैट्रिक लगाने की बात कर रहा है, और जो सत्ता में नहीं है वो एन कैन प्रकारण इस तरीके के फ्यूल की बातों को उठा के सत्ता में आना चाहता है। सवाल इस बात का है कि एक 6 दशक का भारत और 1 दशक का भारत की हम जब तुलना करते हैं तो आज इस देश के 140 करोड़ जनता के बीच पिछले कई चुनाव ने और अवाम ने और जनता ने ये बताया है कि आज विश्वास किस पार्टी और किस नेता के साथ है। ये लोग वही पुराना टेप, घिसा पिटा टेप बार बार चला रहे हैं। उस टेप से जनता के बीच कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सच है कि कांग्रेस अपना काम कर रही है, राहुल गांधी एक विपक्ष की एक अच्छी भूमिका में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और विपक्ष के लिए वो लंबी ये फायदेमंद, ये बयान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्या? नहीं, देखिए इस तरीके की बचकानी बात करना, आज जो अभी राहुल ने बयान दिया है कि जन्म से ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, जनता जनार्दन ये अब
जातिगत राजनीति में हर पार्टी उलझी हुई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी। जाति और धर्म के आधार पे इस देश के अंदर लगातार राजनीति होती रही है। जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी सोनी जी, जो मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मूड और जनता का जो टेम्परेचर है वो हमारे विपक्ष के साथी भांपने में असफल होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति लगातार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 13 शतक लगाने जा रहा है, 13 शतक, जिसे कहते हैं ट्रिपल सेंचुरी, और आप टीम 11 का गठन नहीं कर पा रहे हैं। कौन ओपनिंग करेगा, कौन वन डाउन होगा, कौन सेकंड डाउन होगा, आपकी इसी होड़ में आप लगे हुए हैं। बिल्कुल, कभी दो बेटे दो भाई साथ में आ जाते हैं। अरे ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, पहले जनता के बीच खोया हुआ विश्वास प्राप्त कीजिए। ठीक बात। जो विश्वास आज अगर एक किसी बड़े नेता के साथ जनता का है, बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याएं हैं। मैं ये बात कहता हूं कि उन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर रखा जो मुद्दों पे कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि विकसित भारत की बात। देखिए, मैंने कहा 1 दशक का भारत, 6 दशक का भारत। बिल्कुल, 6 दशक के भारत में आपने क्या किया, क्या नहीं किया। भारत आपने भी बनाया, आपने भी डेवलपमेंट किया, आपने भी बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो 1 दशक का भारत है, उस 1 दशक के भारत में जो भी काम हुआ है या जो भी चीजें आई हैं, मेरे हिसाब से जनता के बीच एक बड़ा विश्वास एक स्थापित हुआ है कि जनता ये जानती है कि जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको एक झटके में इच्छा शक्ति के आधार पे उसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया। भगवान राम 500 साल से वनवास में थे, एक तरीके से वो मुद्दा सॉल्व हो गया, धारा 370 के मुद्दे सॉल्व हो गए। तो सवाल इस बात का है कि जो मुद्दे आप लेके भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेलने लगते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के तौर पे, राहुल गांधी को क्या कांग्रेस से इन 3 नेताओं की है? कांग्रेस क्या माधवराव सिंधिया की के समय पे उन नए नेताओं को लीडरशिप आपने पैदा ही नहीं की। खड़गे जी को आप लाए, आपका कहीं ना कहीं संदेश परिवारवाद का जा रहा है, 10 जनपद का जा रहा है, खड़गे जी काम ही नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में आपने संगठन बनाया नहीं, यूपी में आपने कुछ उन नेताओं को अपनी कमान दी जो नेता जमीनी आधार पे जुड़े हुए नहीं थे। तो जब आप यूपी से शुरुआत नहीं करेंगे, बिल्कुल, और आप समाजवादी पार्टी के साथ आप चाह रहे गठबंधन हो जाए, समाजवादी पार्टी कह रही आप 5 सीटें ले लीजिए, आप कह रहे नहीं मुझे 20 चाहिए। सवाल इस बात का है कि आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे जो राजनीतिक दल जिस तरीके से इस देश में अपना माहौल दे रहे हैं, डिलीवरी देने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप एक बड़ी जो खींची हुई लकीर है प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अब भले वो ओबीसी का नेता अपने को बताते हो या वो कहते हो कि मैं ओबीसी का हूं, मैं इसका हूं। अरे आप उन मुद्दों को लाइए जनता के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है। बाबा अंबेडकर से लेके सारी चीजें उन्होंने एक्सपोज की हैं, आप उस पर बहस कीजिए। न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई भारत कहाँ टूट गया भाई? बचकानी बात राहुल गांधी ने जरूर की होगी, लेकिन राजनीतिक दल का अगर कोई किसी पार्टी की लीडरशिप कर रहा है तो उसके जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो बेहद मायने रखता है और वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभात जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बयान होता है एक बड़े लीडरशिप, चाहे अखिलेश यादव एक पार्टी के बड़े नेता है, राहुल गांधी एक पार्टी के बड़े नेता हैं, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है और इसीलिए आज इस पर मंथन कर रहे हैं कि भाई जातीय समीकरण ठीक है, शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ही की गई, वो चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल रहे हों, लेकिन शुरुआत जाति और धर्म से ही हुई है। लेकिन बेसिक मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं, बेसिक मुद्दों की बात कोई करता ही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से भी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। ईडी की रडार पर दिल्ली के सीएम हैं और अन्य कई पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी का भी हाल किस तरीके से अंतर जो स्थिति है वो मुझे लगता है अधिकतर सभी को पता है। तो अब ये जो
खड़गे ने सदन में कहा कि 400 के पार का दावा और ये लोकसभा में 40 सीटें जीतना, इसके लिए क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रणनीति। और भाई ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है ओबीसी को लेकर, अब ये कांग्रेस को कहां लेकर जाएगा? प्रेम नारायण जी, देखिए अभी हमारे दोनों जो विश्लेषक बोल रहे थे, त्रिपाठी जी और राजू जी, उसके बाद में आपने अपनी बात की। ठीक है, दोनों लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं या विपक्ष मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी मुद्दे की बात कर रहे हैं और 60 और 10 साल का कम आप तुलना करिए। त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि पिछले 60 सालों में इस देश का 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ इस देश पर, और जो जाकर के अब 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया है, यानी कि इस देश में पैदा होने वाला बच्चा लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर के पैदा हो रहा है। ये उपलब्धि है 10 साल की, हम इसको मानते हैं। पहली चीज, आप अभी बातों में आपने कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर दिल्ली ईडी के फंसाने पर है, इसको कहते हैं तंत्र का प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरफ से अपने हित में सदुपयोग करना। क्योंकि ये ईडी हेमंत बिश्व शर्मा की आ नहीं जा सकती, सभी लोगों को पता है दूध के धुल चुके हैं। की आ नहीं जा सकती क्योंकि सबको पता है दूध के धुल चुके हैं। रघुदास जी की आ नहीं जा सकती क्योंकि वो दूध ठीक है। अजीत पवार, ठीक है, क्यों सुन लीजिए ना बात को, मैं सुन रहा हूँ उसको पूरी। प्रेम जी, प्रेम नारायण जी, थोड़ा कम शब्दों में, क्योंकि ना समय भी नहीं है कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। सिर्फ एक सीधा सीधा सा सवाल था आगे की रणनीति को लेकर कि ये बयान अब कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती देगा, इसको लेकर आप 2 शब्दों में अगर कुछ कह सकते हैं तो कह सकते हैं। क्या शब्दों में? फिर आपको जब देखिए, पहली चीज समस्या क्या है, अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर भाई ये बयान जो ओबीसी को लेकर दिया गया, राहुल गांधी ने दिया, तो ये कितनी मजबूती देगा कांग्रेस पार्टी को भाई? कुछ भी गलत नहीं बोला है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सीना ठोक। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 को लेकर जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और एक ठोस रणनीति के तहत इस चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। और अगर बीजेपी के श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर को लेकर भी जिक्र करें तो अपने अपने यहां पर जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी, क्योंकि ये बयान जो है वो कितनी मजबूती दे पाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।